अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ताई की बेटी का रिश्ता देखने कमिश्नर आ रहा था। मैं उनके घर में नौकरानी बनके काम करती क्योंकि यतीम थी। ताई की बेटी नफरत से बोली, आज खाने में कोई कमी ना रखना वरना हशर बिगाड़ दूंगी। जैसे ही कमिश्नर आया, खाना खाते हुए पानी मांगा। मैं जल्दी से किचन से निकली। मैंने फटे कपड़े पहने थे, हाथ में पानी था। अचानक पानी उसकी कमीज पर गिरा। ताई ने थप्पड़ मारा तो कमिश्नर गुस्से से उठा और कहा, मुझे इस लड़की से शादी मेरा नामुमकिन है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं बचपन से ही अपनी ताई अम्मी के घर पर रहती थी। उनके अपने भी बच्चे थे और उनमें से एक सोनिया थी जिसे वो अपने दिलो जान से चाहते थे। वो उस पर हर वक्त लाड प्यार करती थी, जैसे वह उनकी सांसों में बसी हुई हो। लेकिन मेरे लिए उनके दिल में ज़रा बराबर भी नरमी ना थी। वह मुझे घर की नौकरानी समझती थी। मैं उनके लिए दिन रात काम करती, बर्तन मनाती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती। लेकिन कभी किसी ने मेरे सर पर हाथ रखकर शाबाश नहीं दी। कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम थक गई हो रे मोना, ज़रा बैठ जाओ, आराम कर लो। इन 8 सालों में मैंने बस मेहनत करना सीखा था, बर्दाश्त करना सीखा था और खामोश रहना सीखा था। मैं इसी घर में जवान हुई थी। मेरे जिस्म में जवानी ने दस्तक दी तो मेरे दिल में भी ख्वाब जागने लगे। लेकिन मैं जानती थी यह ख्वाब मेरे नसीब में नहीं। मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरी रंगत साफ थी, आँखें बड़ी बड़ी थी जिनमें एक चमक थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मेरा कद दामियाना था, लेकिन मेरे अंदाज में वकार था। मैं समझदार थी, अक्लमंद थी। हालांकि मेरी पढ़ाई बचपन में ही रुकवा दी गई थी, लेकिन मैंने खुद से बहुत कुछ सीख लिया था। मैं किताबों से मोहब्बत करती थी। कभी सोनिया के पुराने नोट्स छुपकर पढ़ लेती, कभी अखबार के कटे हुए सफ़ात संभाल लेती थी। मुझे इल्म का शौक था, लेकिन ताई अम्मी को यह पसंद नहीं था। वो कहती थी नौकरानियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, उनका काम तो झाड़ू लगाना होता है, बर्तन धोना होता है, पढ़ने लिखने से उनके हाथ नरम पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिया के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी पढ़ाई पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। उसके लिए अच्छे कपड़े सिल जाते थे, अच्छे जूते आते थे। उसके कमरे में अंगांगी चीज़ें थीं, खुशबूदार तेल, शैम्पू, परफ्यूम, हर चीज़ मौजूद थी। और मैं बस पुराने कपड़ों में उसी के हुक्मों की गुलाम बनी रहती थी। लेकिन जब कभी हम दोनों एक साथ खड़ी होती तो मैंने हमेशा देखा कि मेरी सादगी उसकी आंच पर भारी पड़ जाती थी। वह जितने भी तैयार हो जाए, मेरे फटे पुराने लिबास में छुपी मासूमियत के सामने वह मानत पड़ जाती थी। शायद इसीलिए वो मुझसे हमेशा आसरा करती थी। मेरे ताया अब्बू का मुझसे कोई खास लगाव नहीं था। वो ज़्यादातर अपने कारोबार में मसाफा रहते थे। कभी कभी मुझे देखकर बस इतना कह देते कि मेहनत से काम करो बेटा, लेकिन उनके लहजे में भी वो प्यार नहीं होता था जो किसी यतीम बच्ची के लिए होना चाहिए था। ताई अम्मी ने मुझे अपने घर की नौकरानी समझकर ही रखा हुआ था। उनकी बेटी सोनिया के आगे मैं एक साया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी। मेरे दिल में अक्सर घुटन होने लगती थी। मैं सोचती थी आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं कब तक ऐसे ही जीती रहूंगी। इसलिए मैं अक्सर अपने दिल का सुकून तलाश करने के लिए घर के पीछे बनी गरीबों की बस्ती में चली जाती थी। वहाँ के मासूम बच्चों के चेहरे देखकर मुझे एक अजीब सी राहत मिलती थी। वह बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते थे, उनके कपड़े फटे हुए होते थे, लेकिन उनके कामों पर हंसी होती थी। मैं उनके हटाए व धाउलटे, उनके कामों पर दवाई लगाती। जो कुछ खाने पीने का मेरे पास होता वो उनको खिला देती थी। उनके साथ खेलती, उनकी बातें सुनती तो मेरा दिल कुछ देर के लिए खुश हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वही मेरा असल घर है, वही मेरे अपने हैं। बाकी पूरा दिन मैं घर के कामों में गुजारती थी। सुबह से शाम तक मैं ताई अम्मी के हुक्मों के नीचे दबी रहती। कभी बर्तनों की अवमाती, कभी झाड़ू की सरसराहट, कभी तंदूर की गर्मी मेरा चेहरा जलसा देती। मैं थक जाती थी, मगर फिर भी किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। कभी किसी ने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए। अब मेरी तरह सोनिया भी जवान हो गई थी और उसके रिश्ते भी तलाश किए जा रहे थे। कहते हैं जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो रिश्ते खुद चलकर आते हैं। लेकिन दाई अम्मी की जुबान और उनकी फितरत ऐसी थी कि कोई भी अपनी मर्जी से उनके घर रिश्ता लेकर नहीं आता था। खानदान में तो सबने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसी औरत के साथ रिश्ता निभाना मुश्किल है, इसलिए वो बाहर से रिश्ते बुलवाने लगी थी। एक दिन एक औरत अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई। मैंने उनके लिए चाय बनाई, नाश्ता रखा, सब कुछ सजाकर पेश किया और पीछे हटकर खड़ी हो गई। ताई अम्मी ने सोनिया को बुलाया।
जब वो आई तो औरत ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? सोनिया के माथे पर बल पड़ गए। उसने फौरन तेज लहजे में कहा, आपको मुझसे शादी करनी है या मुझसे खाने पकवाएं? उसके लहजे में इतनी बदतमीजी थी कि कमरे में एकदम खामोशी छा गई। वो औरत थोड़ी देर सकटा रही, फिर बोली, अगर अभी से इसकी जुबान ऐसी है तो बाद में यह क्या करेगी? वो अपना दुपट्टा संभालती हुई उठ गई और ताई अम्मी के चेहरे पर गुस्से के असर उभर आए। ऐसा टिनाका बार हुआ, हर बार कोई रिश्ता आता सोनिया अपनी तेज जुबान से बात बिगाड़ देती। एक दिन एक रिश्ता आया जो खुद ताई अम्मी को बहुत पसंद था। लड़का अमीर था, कारोबारी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी ना कोई ननंद थी, ना भाभी, ना सास। वो बिल्कुल अकेला था। ताई अम्मी को लगा यह रिश्ता सोनिया के लिए बेहतरीन है। लेकिन जब सोनिया ने लड़के को देखा उसके चेहरे पर नागवाई छा गई। उसने कहा, मैं कभी भी गंजे से शादी नहीं करूंगी। उसके सर पर बाल नहीं है, मैं किसी गंजे मर्द के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ताई अम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटी शौहर के बालों को नहीं उसकी कमाई को देखते हैं। लेकिन सोनिया ने एक ना सुनी। वो जिद पर अड़ी रही कि वो कभी उस लड़के से शादी नहीं करेगी। ताई अम्मी के चेहरे पर मायूसी फैल गई। वो परेशान रहने लगी थी। उन्हें हर दिन रात यही फिक्र रहती थी कि उनकी बेटी के नखरे कब खत्म होंगे, कब कोई रिश्ता बनेगा। अब तो घर में रोज ही कोई ना कोई रिश्ता देखने वाला आता था और हर बार चाय नाश्ता तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं सुबह से किचन में लग जाती थी। चाय के लिए पानी रखती, पराठे बनाती, सालन गर्म करती, बर्तन कमकटे और जब से वो बातें करते तो मैं पीछे खड़े उनके कावाओं को देखती कि कौन सा रिश्ता फिर ठुकराया जाएगा। मैं हर शाम थक कर चूर हो जाती थी, मगर किसी ने कभी मेरे लिए एक प्याला चाय भी नहीं डाली थी। बस यही मेरी जिंदगी थी, एक यतीम लड़की की कहानी जो दूसरों के लिए सब कुछ करती थी मगर खुद के लिए कुछ नहीं करती थी। सोनिया की बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती हो चुकी थी, वही दोस्ती जो आजकल मोबाइल पर होती है। फ़ोन पर बातें करना, हमजिक्र करना, लंबी लंबी रातों तक मैसेज करना, तोहफे लेना, बैलेंस करवाना, घर के बाहर पे मंगवाना और कभी कभी चुपके से किसी दोस्त से मुलाकात कर लेना। सोनिया को इस सब में एक अलग ही मजा आता था। वो अपने आप को बहुत जदीद समझती थी, लेकिन हर बार जब किसी लड़के से उसका झगड़ा होता या उसका ब्रेकअप होता तो वह कई दिनों तक सदमे में रहती थी। कभी रो रो कर अपनी सहेलियों को कॉल करती कि वो उसके साथ ज्यादती कर गया। कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को देखती और कहती कि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मुझसे कौन दूर रह सकता है। लेकिन उसका दिल फिर भी खाली ही रहता था। उसके बावजूद वह हमेशा यही कहती कि शादी तो मैंने किसी अमीर आदमी से ही करनी है, कोई ऐसा शख्स जो मुझे कार भी ले दे, घर भी बना दे, जेवर भी दिलाए। सोनिया के दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि दौलत का नशा बसा हुआ था। उसके घर वाले भी उसकी हरकतों से परेशान रहते थे। ताई अम्मी अक्सर रात को रोती हुई कहती थी कि पता नहीं यह लड़की कब सुधरेगी। ताया अबू बस खामोश रहते थे क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी को रोकना अब उनके बस में नहीं रहा। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई। उसने बातों बातों में कह दिया कि सोनिया की उम्र तो शादी के काबिल हो लग गई है, लेकिन अब तो अमोना भी बड़ी हो गई है, तुम उसकी शादी का क्या सोच रही हो? ताई अम्मी ने चेहरे पर मसनई मुस्कुराहट लाकर कहा, उसकी शादी भी हमने करनी है, लेकिन फिलहाल अपनी बेटी की शादी निपटा लें क्योंकि आजकल के ज़माने में शादी करना कोई आसान काम नहीं है। जब हम सोनिया की शादी से पाग होंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। उस औरत ने फौरन कहा, तुम्हारी बेटी तो बड़ी भी है ना? सुना है अमोना से 6 साल बड़ी है, 26 की तो हो गई होगी। ताई अम्मी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो फौरन बोली, बिल्कुल भी नहीं बड़ी, किसने कहा है बड़ी है? वो तो उल्टा मेरी बेटी से छोटी लगती है, और वैसे भी मेरी मोना बड़ी क्यों होगी? वो तो हमेशा खुद को सबसे आगे दिखाना चाहती है, हर किसी के सामने खुद को अक्लमंद और खूबसूरत बनाकर पेश करती है ताकि मेरी बेटी कमतर लगे। मैं दरवाजे के पीछे यह सब सुन रही थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी ताई को मेरी शक्ल तक पसंद नहीं, वो मुझे हमेशा दूसरों के सामने नीचा दिखाना चाहती हैं। मैं बस उनके घर की खिदमत गुजार हूँ, उनके लिए मेरी कोई हैसियत नहीं। कुछ दिन बाद एक दिन मोहल्ले की एक और औरत आई। उसने मेरे बारे में बात छेड़ दी। वो कह रही थी, हम गरीब लोग हैं लेकिन हमारे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी मिली है, अगर तुम इजाज़त दो तो हम इस लड़की यानी अमोना का रिश्ता मांगना चाहते हैं। हमें यह लड़की बहुत पसंद है, इसका चेहरा बहुत साफ है,
इसकी बातों में सच्चाई है। यह जहाँ जाएगी उस घर को रोशनी से भर देगी। ऐसी लड़कियां आजकल नहीं मिलती। हम तो चाहते हैं किसी यतीम लड़की से ही शादी करें ताकि वो घर को संभाल ले और हमें इज्जत दे। ताई अम्मी ने फौरन तेज लहजे में इनकार कर दिया। वो हंसते हुए बोली, अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी तो मेरे घर के काम कौन करेगा? क्या मैं खुद बर्तन धाऊं? क्या मैं खुद झाड़ू लगाऊं? वो औरत कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर जाते जाते मुझसे कहा, बेटा इन लोगों से जान छुड़ा लो। यह कभी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। यह तुम्हें बस अपने काम के लिए रोक के रखेंगे। लेकिन मैंने उस औरत को क्या बताना था कि उनके अलावा मेरा था ही कौन? अगर मैं उनसे अलग हो जाऊं तो कहाँ जाऊं? किसके घर में रहूं? मैं तो सड़कों पर आ जाऊंगी। मैंने बस सर झुकाकर खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन मैं साना में बर्तन धो रही थी, जब मैंने अंदर से ताई अम्मी और ताया अब्बू की बातें सुनी। ताया अब्बू कह रहे थे, रिश्ता तो घर आ जाएगा, लेकिन अपनी बेटी से कह देना कि अगर उसने बीच में कोई कीड़े निकाले तो फिर पूरे शहर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लगता था कि किसी बहुत बड़ी जगह से रिश्ता आ रहा है। ताई अम्मी ने कहा, पहले आप तस्वीर मंगवा लेना, जाहिर है रहना तो उसने ही है ना। ताया अब्बू ने जवाब दिया, इतना बड़ा रिश्ता है, अगर लड़के के सर पर बाल ना हो, अगर उसका पेट निकला हुआ हो, अगर वो 50 साल का भी हो, तब भी लोग अपनी जवान कुंवारी लड़कियों उसे देने को तैयार हैं। यह तो मेरा थोड़ा सा ताल्लुक है कि वो हमारे घर आ रहा है। उसका भी दुनिया में कोई नहीं। वो अकेला है और अपने लिए खुद ही लड़की तलाश कर रहा है। ताया अब्बू ने कहा, मैं तस्वीर मंगवाऊं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। वो बड़े घराने के हैं और खुद अपनी आंखों से देखने आ रहे हैं। तुम बस अपनी बेटी को समझा दो। अगर सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाना चाहती है तो फिर इस रिश्ते के लिए हम कह दे। इससे बेहतर रिश्ता उसे कभी नहीं मिलेगा। मैं यह सब सुनकर हैरान थी। मेरे दिल में टाजस था कि आखिर यह कौन सा शहजादा है जिसका इतना चर्चा है? कौन सा राजकुमार है जो हमारे घर आ रहा है? ताई अम्मी के चेहरे पर पहली बार खुशी देखी जा सकती थी। उनके कदमों में एक अजीब सी तेजी आ गई थी। अगले दिन ताई अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा, पूरे घर को अच्छी तरह साफ करना है, खाने का भी आटममा करना है। 2 दिन है तुम्हारे पास। एक एक कोना चमकना चाहिए, बर्तन चमकने चाहिए, पर्दे धुले होने चाहिए, साना साफ होना चाहिए। फिर मैं तुम्हें खाने की लिस्ट बताऊंगी कि क्या क्या बनाना है। मैं अंदर से थक गई थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। बस धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। मैं नहीं जानती थी कि यह सारी तैयारी आखिर किसके लिए हो रही है, कौन आने वाला है, लेकिन मैं यह जरूर जानती थी आने वाला शख्स मेरी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि जब किस्मत कोई फैसला करती है तो वो कभी अकेले नहीं आती। वह अपने साथ तूफान भी लेकर आती है, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे नसीब का तूफान अब मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। फिर भी आखिर वो दिन भी आ गया जब आस हो ही गया। सोनिया के पेट में बात नहीं टिकी। वो हमेशा की तरह अपने अगरूर में आकर बोल पड़ी। कहने लगी, मेरे लिए इलाके के कमिश्नर का रिश्ता आ रहा है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि यह वाकई बहुत बड़ा रिश्ता था। ऐसे रिश्ते हर किसी के नसीब में कहाँ आते हैं। मेरे दिल में उसके लिए कोई जलन नहीं थी, बल्कि मुझे खुशी हुई शायद अब उसकी शादी हो जाए तो घर में कुछ सुकून आ जाए। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास भी जागा कि मेरी किस्मत में तो शायद ऐसा नसीब कभी नहीं आएगा। मैंने सोनिया से नरमी से पूछा, अच्छा तुमने बताया तो फिर मैं इस हिसाब से ही सारा आटममा कर लूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए। सोनिया ने तेज लहजे में कहा, देखो अगर कोई गड़बड़ हुई या कोई गलती हुई तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चेहरे पर अगरूर की लकीरें बात थी, जैसे कमिश्नर उससे नहीं बल्कि वह कमिश्नर पर एहसान करने जा रही हो। उसने हमेशा की तरह मेरी आंखों में खौफ डालने वाली नज़रों से देखा और चली गई। मैं पहले भी उसके हाथों बहुत बार मार खा चुकी थी। वो मामूली सी बात पर मेरा गिरेबान पकड़ लेती थी, कभी थप्पड़ मार देती, कभी मेरा हाथ मरोड़ देती थी। और जब ताई अम्मी को यह सब पता चलता तो वह भी उसकी हिमायत करती, बल्कि कई बार उन्होंने भी मुझ पर हाथ उठाया। मेरी बात कभी सुनी नहीं गई। मैं अक्सर रात को चुपके से छत पर जाकर रोती थी, चांद को देखकर बस इतना कहती थी कि कब तक मैं यह सब सहती रहूंगी। लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं थी, ना कोई आसरा, ना कोई सहारा। मेरी जिंदगी का बस एक ही खुशी का जरिया था, वो गरीबों की बस्ती जहाँ के बच्चे झोपड़ियों में रहते थे। मैं जब भी उनके पास जाती तो उनके काओं की मासूम मुस्कुराहट मुझे अंदर से हिलाकर रख देती थी। वो बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते, कभी हंसते एक दूसरे से उलझते। मैं उनके कामों पर मरहम लगाती,
उनके हाथ था उलटे और जो थोड़ा बहुत खाना मेरे पास होता उनके साथ बांट लेती। वही लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे, क्योंकि वह ना कोई मुझे बुरा कहता था ना मुझ पर हुक्म चलाने वाला होता। अब वक्त आ गया था बड़े रिश्ते के इस्तकबाल का। मैंने सारे घर को खूब साफ किया, एक एक कोना चमकाया, फर्श धोए, दीवारों से जाले उतारे, पुराने पर्दे धोकर लगाए, बर्तनों को चमका दिया, हर कमरा साफ सुथरा करके खुशबू से भर दिया। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू की। मैंने बहुत आत्म से सब कुछ बनाया था। ऐसा नहीं था कि बस कड़क चीजें बनाती हूँ। मैंने कई किस्म के खाने तैयार किए थे। 2 किस्म के सालन बनाए, एक चिकन कोरमा और दूसरा कीमा मटर। साथ ही 2 तरह के कबाब बनाए, शामी भी और सीख कबाब भी। 2 अलग रायते तैयार किए, एक में पुदीना डाला, दूसरे में खीरा कटा हुआ। उसके अलावा चटनी, सलाद और मीठे के लिए सब्जी भी बनाई। घर के सारे अच्छे बर्तन निकाले गए थे जो सिर्फ खास मौक़ों पर इस्तेमाल होते थे। मैं सुबह से शाम तक किचन में लगी रही, पसीने से भीग गई, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं कहा कि जाकर जरा बैठ जाओ, आराम कर लो, बल्कि ताई अम्मी बार बार मुझे आवाज देती रही, यह काम रह गया है, वो काम रह गया है। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो रात का वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार था। खबर मिली वो लड़का यानी कमिश्नर खुद आ रहा है। यह सुनकर पूरे घर में एक अलग ही गहमागहमी मच गई थी। सब हैरान थे कि वो खुद क्यों आ रहा है। आमतौर पर ऐसे बड़े ओहदे वाले लोग अपना कोई नुमाइंदा भेजते हैं, लेकिन पता चला कि वो बिल्कुल अकेला है। अभी अभी कमिश्नर बना है, उसके पास अपनी सरकारी गाड़ी है और सरकारी घर मिला हुआ है। उसके मुँह बाप दोनों पार्टा हो चुके हैं, इसलिए वो खुद ही अपने लिए रिश्ता देखने आ रहा है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जो मेरे ताया अब्बू का पुराना दोस्त था। उसके वजह से ही वह हमारे घर तक पहुंच रहा था। ताई अम्मी ने पहले ही सोनिया को समझा दिया था कि अगर यह रिश्ता पसंद आ जाए तो बिलाकह कह देना। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, यह मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन सोनिया का मिजाज सब जानते थे। वो जिद्दी थी, मगरूर थी, किसी की बात आसानी से नहीं मानती थी। आखिर वो लम्हा भी आया जब कमिश्नर हमारे दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खोला गया तो अंदर दाखिल होते ही सारा माहौल बदल गया। हम सब हैरान रह गए। हमें लगा था कमिश्नर है तो कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा, 40 से 50 साल का, लेकिन वो तो जवान और निहायत पुअकस शख्स निकला। कद 6 फुट के करीब था, रंग साफ था, चेहरे पर नरमी और एतमाद दोनों झलक रहे थे। बाल सलीके से बने हुए थे, आंखों में एक अजीब सा जादू था, देखने वाला देखता ही रह जाए। उसका नाम सलमान था, नाम भी ऐसा कि सुनकर दिल ठहर जाए। ताई अम्मी ने फौरन उसे इज्जत से अंदर बिठाया। चाय पेश की गई, मुख्तलिफ लवमटा रखे गए, बिस्किट, नमकू, समोसे, हर चीज सजाकर सामने रखे गए। मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। वो बार बार किसी को फोन कर रहा था, जैसे कोई अहम बात हो रही हो। उसके अंदाज में एक संजीदगी थी, जैसे वो वक्त जाया करना पसंद ना करता हो। रात का खाना हमारे घर ही था और वो वहीं खाना खाने वाला था। मैं किचन में बाकी के कामों में मसापा थी, सालन दोबारा गर्म कर रही थी, मीठा बर्तनों में डाल रही थी कि अचानक सोनिया नाचती हुई मेरे पास आ गई। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह हंसते हुए बोली, मुझे तो यह रिश्ता कबूल है। कितना खूबसूरत आदमी है, ऊपर से बिल्कुल अकेला, ना कोई सास, ना नंद, ना भाभी, सरकारी घर, सरकारी गाड़ी, पैसा ही पैसा। मैं तो सारी जिंदगी राज करूंगी। मुझे अंदाजा था वो यह बातें मुझे सुनाने के लिए कर रही है ताकि मेरा दिल जल जाए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं थी। मैंने बस धीरे से कहा, अच्छा है, तुम्हें खुशी मिली तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें यह रिश्ता मिल जाए। मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि अगर वो इस घर से रुखसत हो जाए तो शायद हमारे घर में कुछ सुकून आ जाए, शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब कुछ मेरे लिए एक नए मोड़ का आगाज बनने वाला है जो मेरी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। खाना वगैरह लगा दिया गया था, सब लोग खाने के कमरे में जमा थे। मैं जब खाना लगा रही थी तो वो आदमी सलमान बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने पहले तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर लगा कि वो वाकई मुझे ही देख रहा है। मैं हैरान थी कि क्यों वो मुझे देखेगा। मेरे फटे पुराने कपड़े थे, मेरे बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। वो तो सोनिया को देखने आया था। सोनिया को पोलाआ से तैयार करवाया गया था। वो सारी औक्साइयों में किसी गुड़िया की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर अगरूर था और आंखों में खुशी कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है।
सबने कहा कि खाना एक साथ खाते हैं ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें। क्योंकि जब लड़का खुद ही रिश्ता देखने आ गया था तो रस्मों रिवाज की इतनी पाबंदी जरूरी नहीं। मेरी ताई अम्मी और ताई अब्बू की पूरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी सब मामला तय हो जाए ताकि कमिश्नर का रिश्ता हाथ से ना निकले। समा के गिर्द बैठ गए। सलमान भी बैठा, लेकिन उसके चेहरे पर नरमी और वकार दोनों थे। इस दौरान मैं किचन से खाने के बर्तन नाकल कर रख रही थी। अचानक मुझे लगा सालन में महक ज्यादा हो गए हैं। मैंने सोचा शायद कोई बात नहीं, सब लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब सलमान ने पहला नावल लिया उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह पानी ढूंढने लगा और मैं भागकर पानी का गिलास लेने गई। इतने सारे काम थे, मैं भूली हुई थी कि पानी का जग रखना याद ही नहीं रहा। जैसे ही गिलास लेकर मुड़ी मेरा पाँव फिसल गया और पानी सीधा सलमान के ऊपर गिर गया। लम्हे भर में पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। ताई अम्मी के चेहरे पर गुस्से की बिजलियां चमकने लगी। वो चीखी, यह क्या कर दिया तुमने? सारा तमाशा बर्बाद कर दिया, और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। इतना जोरदार कि मैं पीछे लड़खड़ा गई। अगर सलमान ने आगे बढ़कर मुझे ना थामा होता तो शायद मैं जमीन पर गिर जाती। मैं हैरान थी। उसने मुझे संभाल लिया, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत रही, जैसे वो यह बावर करवा रहा हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो बोला, आप अपने घर में इस तरह हाथ उठाते हैं अपने घर की बच्ची पर, और फिर यह कैसी टा बेटा है आपने अपनी बेटी को मेहमानों के सामने किसी पर हाथ उठा दे। ताई अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बकाल कर बोली, नहीं नहीं, ये तो नौकरानी नहीं, ये तो मेरे देवर की बेटी है, हम तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं। सलमान ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और बोला, अगर ये आपके देवर की बेटी है तो फिर इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? ये नौकरों की तरह काम क्यों कर रही है? आपकी बेटी ने तो कीमती कपड़े पहने हैं और यह बच्ची यतीम लगती है। अगर यह वाकई यतीम है तो आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? ताई अम्मी ने मसनई नरमी इख्तियार करते हुए कहा, वो असल में पानी गिरा बैठी थी। सलमान ने नरमी मगर सख्त लहजे में कहा, तो क्या हो गया? मैं को बादशाह हूँ, पानी गिर गया तो क्या कयामत आ गई? यह टाबा तो नहीं था ना? कमरे में सब खामोश थे। सोनिया के चेहरे पर नागवाई थी, जैसे उसे अपनी किस्मत पर खतरा महसूस होने लगा हो। सलमान का लहजा बदल गया। उसने कहा कि खाना वगैरह हो गया, अब मुझे सबसे एक जरूरी बात करनी है। सब चुप गए। वह उठकर ड्राइंग रूम में चला गया और जाते हुए बोला कि आप सब तशरीफ लें और खासतौर पर इस लड़की को भी साथ लें। मैं हैरान थी कि मुझे क्यों बुला रहा है, लेकिन वो अपने लहजे में पुरएतमाद था कि किसी को इनकार करने की हिम्मत ना हुई। मैं दबे कदमों उसके पीछे चली गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और ताज़स था कि अब वो क्या कहने वाला है। उसने कहा, जब तक मैं कमिश्नर हूँ इस सारे इलाके की जिम्मेदारी मुझ पर है और मेरी बीवी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ रिश्ता लेकर यूं ही नहीं आया। मैंने आने से पहले कुछ पता कर लिया था, क्योंकि जब पूरे शहर के रिकॉर्ड मेरे हाथ में ही तो किसी के बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैंने आपकी बेटी के बारे में मालूम किया और जो पता चला वह बहुत अफसोसनाक था। आपकी बेटी ने सिर्फ 1 महीने में 4 मुख्तलिफ लड़कों से दोस्ती की। उन सब से मीठे बोल बोल कर ताल्लुकात बनाए, उनसे तोहफे लिए, पैसे लिए, मोबाइल का बैलेंस लिया, और जब वो लड़के संजीदा होने लगे तो उन सबको धोखा देकर छोड़ दिया। उसने शादी के झूठे वादे किए, उनके जज्बात से खेला, फिर उन्हें बेइज्जत करके चली गई। ऐसी लड़की किसी शरीफ घराने की इज्जत नहीं बढ़ाती बल्कि उसे मिट्टी में मिला देती है। एक कमिश्नर की बीवी का किरदार इतना कमजोर और घटिया नहीं हो सकता। यह सुनकर मेरी ताई अम्मी के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। वो ऊंची आवाज में बोली, अगर तुम्हें पहले से सब पता था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्यों हमारे घर आए? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? सलमान पुअस्कुना लहजे में बोला, मैं यहाँ रिश्ता देखने नहीं बल्कि सच देखने आया था। मैं यह देखने आया था कि वो लड़की कैसी है जिसे मैं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि मैं सोनिया से नहीं बल्कि इस घर की दूसरी लड़की से शादी करूंगा। सब चुप गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी ताई अम्मी के लब हिल ना सके। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। सलमान बोला, जी हाँ, मैं इसी घर में इस हीरे को तलाश करने आया था जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की जो गरीबों के दरमियान जाकर मुस्कुराहटें मांगती थी, वो बच्चों के साथ बैठती थी, उनके साथ खाना खाती थी, उनके लिए कपड़े जमा करती थी। हालांकि वो उसकी अपनी औलाद नहीं थी। मैंने इसका पीछा नहीं किया बल्कि इसके कामों का जायजा लिया था, और जब पता चला कि वह कहाँ रहती है तो मालूम हुआ कि वो आपके घर में है और इसका नाम अमोना है।
मैं यह सुनकर सकटा थी, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने नरमी से मेरी तरफ देखा और बोला, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मैं इससे शादी करूंगा। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इसके लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि आप लोगों का इसके साथ कैसा सलूक है, ताकि जब मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस ना हो कि मैंने इसे उन लोगों से जुदा कर दिया जो उसके काहे का थे। अब मैं जान चुका हूँ कि आप लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सलमान की बातों ने सबको हैरान कर दिया। मेरी ताई अम्मी के चेहरे पर पछतावे और गुस्से का मिलाजुला टजुआ था। टीबू चुप थे। सोनिया का गला जमीन पर बिखर गया। सलमान ने मेरी तरफ देखा। उसके लहजे में वकार भी था और शफकत भी। उसने कहा, अरे मोना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी एक नई जिंदगी की तरफ? मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हम दोनों मिलकर इस मसा के लिए कुछ कर सकेंगे। तुम जिन बच्चों की मदद अकेले करती हो उनकी मदद अब पूरे इंतजाम से कर सकोगी। मैंने उसे देखा। दिल की धड़कनों का शोर इतना ज्यादा था जैसे पूरा कमरा सुन हो गया हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वही आंसू मेरी जुबान बन गए। वो मेरी हूं थे। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसने इत्मीनान से मेरी आंखों में देखा और सर हिलाकर बोला, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं हैरत के समुंदर में डूबी हुई थी। ताया अब्बू और ताई अम्मी सकते में थे। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन सलमान ने उन सबको नजरअंदाज किया। वो मेरा हाथ थामकर उठा और कहने लगा, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ बोल ना सकी, बस चुपचाप उसके साथ चल पड़ी, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी जिंदगी को सहारा दे दिया हो। उसके बाद सलमान मुझे अपने घर ले गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। जैसे सब कुछ पहले से तय था। रास्ते में ही वह फोन पर लगा रहा, कभी किसी से बात कर रहा था, कभी हिदायत दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। जब तक हम घर पहुंचे सब तैयारी हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे, गवाह अब मौजूद थे। घर में हल्की रोशनी का सुकून भरा माहौल था। उसने दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही कहा, रे मोना, तुम्हें इस घर में बगैर रिश्ते के एक लम्हा भी नहीं रखूंगा। मैं जुल्म का पक्का इंसान हूँ। तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। तुम अभी कमरे में जाओ, वहाँ एक औरत है, वो तुम्हें तैयार करेगी। मैं बस इतना ही बोल सकी कि इतनी जल्दी? उसने नरमी से कहा, कुछ फैसले सोचने के लिए नहीं होते, करने के लिए होते हैं, और मैंने यह फैसला तुम्हारे बारे में बहुत पहले कर लिया था। मैं चुपचाप उस कमरे में चली गई जहाँ वाकई एक बयादा और नेक सूरत औरत बैठी थी। वो मुस्कुराकर बोली, बेटी घबराना नहीं, खुशी का वक्त है। वो मुझे सफ़ेद लफ्ज़ में तैयार कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे यकीन ही ना हो कि यह सब सच है। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वो नहीं हूँ जो कल तक दूसरों के हुक्मों पर चलती थी। आज मैं एक नई जिंदगी के दांव पर थी। चंद लम्हों बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मैंने और सलमान ने कबूल किया। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी के सारे दुखों का बोझ किसी ने मेरे कंधों से उतार दिया है। मैं पहली बार खुद को महफूज महसूस कर रही थी। निकाह के बाद वो मेरे सामने बैठा था। रात के सुबह के 4 बजे बज रहे थे। बाहर हल्के हल्के हवा चल रही थी और अंदर दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने धीरे से उससे पूछा कि तुमने मुझे कहाँ देखा था? वो मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हें पहली बार उन हुगियों के पास देखा था जहाँ तुम उन बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी और हंस रही थी। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ कुछ लोग नाजायज़ बैठे हैं। मैं वहाँ गया तो देखा वो नाजायज़ नहीं बल्कि बेसहारा लोग हैं, और उनके बीच एक रोशनी सी है और वो रोशनी तुम थी। तुम्हें देखकर दिल बेचैन हो गया था। एक लड़की जो खुद के पास कुछ नहीं रखती वह दूसरों के लिए इतना कुछ कर रही है। मैंने उस वक्त तय किया था कि अगर कभी किस्मत ने मौका दिया तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँगा। फिर जब तुम्हारे घर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि तुम किसी की करीबी रिश्तेदार हो, और वही लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बहाने तुमसे मुलाकात हो जाए। और फिर सब कुछ इस तरह होता चला गया जैसे ऊपर से कोई तरतीब दे रहा हो। मैं हैरत से उसे देखती रही। वो बोलता जा रहा था कि रेमोना, मुझे तुम्हारे जैसी औरत की तलाश थी क्योंकि मैं सिर्फ एक मर्द नहीं हूँ बल्कि एक जिम्मेदार इंसान हूँ, एक कमिश्नर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी वो हो जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मसा के लिए कुछ कर सके।
मुझे एक ऐसी साथी चाहिए थी जो मेरे मकसद में मेरा साथ दे, जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, जो अपने दिल से गरीबों को गले लगा सके। और मैंने तुम में वह सब कुछ देखा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सकें। उसके बाद हमारी जिंदगी बदलने लगी। हर सुबह एक नया जज्बा लेकर आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते। मैंने पहली बार जाना कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वह एहसास है जो किसी के ख्याल रखने में झलकता है। सलमान हमेशा कहता, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ख्वाब मेरे ख्वाब हैं, हम दोनों एक मकसद के मुसाफिर हैं। वो जब भी दफ्तर से वापस आता सबसे पहले मुझे बुलाता कि चलो देखो आज हमने किसकी मदद करनी है। कभी हम किसी मजदूर के घर चले जाते जिसके बच्चे भूखे होते, कभी किसी बीमार के लिए दवाई खरीदते, कभी किसी यतीम बच्ची की शादी करवाते, कभी उगियों के बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करते। मैं उसके साथ हर जगह जाती। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाता और कहता, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम इस इलाके की मां हो। मैं हैरान होती कि जो शख्स कभी मेरा मुकद्दर नहीं था, आज वह मेरा सब कुछ बन गया है। मुझे कभी एहसास नहीं होने देता कि मैं कमज़ोर हूँ। उसने मेरे लिए एक छोटा सा दफ्तर बनवाया, जहाँ मैं औरतों के लिए काम करती थी, जो सिलाई कढ़ाई करती थी। हम उनके बनाए हुए कपड़े बेचते, उनके घरों तक पैसे पहुँचाते। वो औरतें मुझसे लिपटकर रोती कि हमने किसी सरकारी आदमी को इतना नरम दिल नहीं देखा। मैं उनकी बातों से खुश होती और दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। जिंदगी ने आखिर मुझे वो मुकाम दिया जिसका मैंने ख्वाब देखा था। रातों को जब थक कर बैठती तो मैं उसके साथ लन में चली जाती। वो आसमान की तरफ देखकर कहता, अमोना, मैं चाहता हूँ जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो लोग मुझे मेरे ओहदे से नहीं बल्कि मेरे कामों से याद करें। मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ ऐसे ही देती रहो, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ बीवी नहीं हो बल्कि मेरा ईमान हो, मेरी दुआ हो, मेरी ताकत हो। मैं उसकी बातें सुनती रहती, कभी मुस्कुरा देती, कभी रो पड़ती। जिंदगी कितनी अजीब है, जिसने कभी मेरे हिस्से में रोने दिए, वही जिंदगी आज मुझे मुस्कुराहटें लौटा रही थी। अब हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता, हर सुबह उम्मीद का नया रंग लाती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो लड़की दूसरों के दर्द पर काम करती थी वो एक दिन लोगों के लिए दरवाजे खोलेगी। जो खुद सहारे तलाश करती थी, वो एक दिन दूसरों का सहारा बनेगी। सलमान के साथ मेरा हर लम्हा ऐसा लगता जैसे काबूम की तबीयत आया हो। हर रास्ता रोशन था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, और मैं दिल से कहती थी शायद अब मेरी जिंदगी का असल सफ़र शुरू हुआ है। वह सफ़र जिसमें दुख नहीं थे, सिर्फ खुशियाँ थी और मोहब्बत थी और हमेशा रहने वाली थी। और मेरे साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा हुआ। जिंदगी जैसे एक मुकम्मल चक्कर की तरह अपने अंजाम की तरफ मुड़ गई। एक दिन हमारे दरवाजे पर नौकर ने आकर इटल दी कि बाहर कोई बुजुर्ग जोड़ा आया है। वह कह रहे हैं कि वह अमोना बीवी के घर वालों में से हैं। यह सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया था, मेरे काबूम को तोड़ा था, मेरा वजूद मिट्टी में मिला दिया था। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। सलमान ने मेरी तरफ देखा और बोला, बुलाओ अंदर, देखते ही कौन है। जब वह अंदर आए मैंने देखा ताई अम्मी और ताया अब्बू थे। उनके चेहरे माया हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे जिनमें शर्मिंदगी भी थी, खौफ भी था और बेबसी भी थी। सलमान ने उनको सलाम किया और अदब से बिठा दिया। ताया अब्बू ने धीमी आवाज में कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, हमें तुमसे माफ़ी मांगनी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमारी बेटी सोनिया किसी के साथ भाग गई है और अब उसका फ़ोन बंद है। हम लोग बहुत परेशान हैं। सुना है वो लाहौर के किसी इलाके में देखी गई है, मगर अब कुछ पता नहीं चल रहा। हमने बहुत ढूंढा, रिश्तेदारों से भी पूछा, मगर सब बेबस हैं। अगर तुम लोग हमारी मदद कर दो तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे आसमंदर रहेंगे। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे माजी के कामों में जा गिरा। मैंने उनके चेहरे देखे, वही चेहरे जिन्होंने कभी मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं किया था, वही उनकी जो आज पज़मना से भरी हुई थी। ताई अम्मी के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो बार बार अपने दुपट्टे से आंखें पहुंचाती जा रही थी। मैंने खामोशी से पानी का गिलास उनके सामने रखा और नरम लहजे में कहा, ताई अम्मी आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मेरी मां की जगह है, मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। सलमान मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने कहा, परेशान ना हो, मैं अपने ताल्लुकात से मदद लेता हूँ, खास लोग ही लोकेशन का पता लगा सकते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे सोनिया को ढूंढने की। सलमान ने फ़ौरन अपने चंद भरोसे के लोगों से राब्ता किया। फ़ोन पर बातें करते हुए उसका लहजा संजीदा हो गया। उसने उनसे कहा, लाहौर के इलाके में एक लड़की की तलाश है,
मुमकिन हो तो फ़ोन की आखिरी लोकेशन निकलवाई जाए ताकि पता चल सके कि वो कहाँ है। 2 दिन बाद खबर आई एक यतीम खाने के करीब एक लड़की को देखा गया है जिसकी हालत बहुत खराब थी। सलमान ने फौरन गाड़ी निकाली। हम लाहौर पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो मंजर देखकर मेरा दिल फटने लगा। सोनिया जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े मैल थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खौफ और खालीपन था। मैंने उसे पहचान लिया, वही सोनिया जो कभी गया में डूबी हुई थी, जो मुझे कमतर समझती थी। आज वह खुद जिंदगी की शिकस्त में गुम थी। मैं उसके करीब गई तो उसने मुझे देखा और नजरें झुका ली। मैंने उसे गले से लगाया, मगर वह बिल्कुल खामोश रही, जैसे उसके अंदर की आवाज़ मर गई हो। ताई अम्मी उसे देखकर रोने लगी, कहने लगी यह सब मेरे किए का अंजाम है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए आज मेरी बेटी का यह हाल हुआ है। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा ताई अम्मी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त एक दिन पलट कर आता है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह अपने दुख में टूट चुकी थी। सोनिया को घर ले जाया गया लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ रहता था। वह किसी से बात नहीं करती थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं कई बार उससे मिलने गई, मगर सलमान ने एक दिन नरमी से कहा ओकमोना अब तुम बार बार वहाँ मत जाया करो। जितना हो सका हमने कर दिया। कभी कभी किसी के साथ इतना बुरा हो जाता है कि उसे वक्त ही संभाल सकता है इंसान ने। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि वह मेरा शौहर था। उसकी बात मानना मेरा फर्ज था। उसके बाद मैंने खुद को अपने घर में मसापा कर लिया। अब मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं मुँह बन चुकी थी। मेरे घर में खुशियों का दौर था। मेरा बेटा मेरे लिए रोशनी की किरण था। जब मैं उसे अपनी गोद में लेती तो मुझे लगता था जैसे मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। सलमान भी बहुत खुश था। वो पहले से ज्यादा नरम दिल हो गया था। वो लोगों की मदद करता, गरीबों के लिए खाना तकसीम करता, इलाज करवाता, बच्चों को तालीम दिलवाता। उसके साथ रहकर मुझे लगा था जैसे मैं अपनी जिंदगी का मकसद पा चुकी हूँ। एक दिन शाम के वक्त जब मैं बरामदे में बैठी थी तो सलमान मेरे पास आया और बोला अमोना देखो जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन कभी अगरूर ना करना क्योंकि सब कुछ बदलने में एक लम्हा लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा मुझे अब यह बात समझ आ चुकी है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया गवाह है जो दूसरों के लिए गड़ा कहो डटा है खुद उसी में गिरता है। उसने मेरा हाथ थामा और बोला यही मेरी बीवी है, यही वह औरत है जिस पर मुझे फ़क्र है। मेरे दिल में उस लम्हे एक सुकून उतर आया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जिंदगी के तूफानों के बाद मुझे सुकून का साहिर मिला था। मैंने बहुत से दुख सहे, बहुत सदमे बर्दाश्त किए, मगर आखिर में इंसाफ हुआ। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनके साथ वक्त ने बुरा किया। मैंने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी। शायद इसीलिए कुदरत ने मेरे हक में फैसला दिया। आज मैं अपने शौहर और बच्चे के साथ खुश हूँ। मेरा घर दुआओं से भरा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आता है। सलमान उसकी मदद करता है। मैं अपने बेटे को देखती हूँ और दिल में यह दुआ करती हूँ कि वो बड़ा होकर अपने वालिद की तरह नेक बने। जिंदगी की कहानी अब एक नया रुख ले चुकी है। अब मेरे दिन दुआओं से भरे हुए हैं, रातें सुकून से गुजरती हैं और माँ की तलखी महज यादें हैं जो कभी कभी दिल को चुभती जरूर है, मगर अब उनका असर नहीं होता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ इंसान की असल कामयाबी उसके किरदार में है, ना कि दौलत और रुतबे में, बल्कि इस बात में कि वह दूसरों के साथ कैसा सलूक करता है। मैंने यह सबक अपनी जिंदगी की कीमत पर सीखा। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो एक मटनी औरत नजर आती है। वो ओकमोना जो कभी टना थी आज एक मुकम्मल औरत है, एक बीवी, एक माँ और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान जो दूसरों के दुख समझती है और जानती है कि बुरा करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। वक्त सबका हिसाब रखता है, एक दिन सब कुछ वापस कर देता है।